الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا رحيم. आवाज नहीं आ रही है। अपना माइक ऑफ कर दें आप सब। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज से। पहले आपने केस देख लिया आज जो ग्रुप में मैंने शेयर किया है केस अपना डॉक्टर रूहान और हाफिज साहब बताएं आपने केस देखा? जी सर देख लिया। ठीक, तो क्या समझे इसमें, बताएं जरा क्या देखा आपने इसमें? इसमें सर सही मायनों के अंदर तो कुछ समझ नहीं आई है हमें तो। इट्स एन इमरजेंसी केस। ठीक है जी, हेमरेज थी ड्यू टू हाइपरटेंशन, बीपी था पेशेंट का 230 160। ठीक है जी जी। तो मैंने जब केस चेकिंग की तो बड़े सिंपल तरीके से केस चेकिंग की इसमें ना, क्योंकि ये अपने घर का केस था, ये मेरी मदर का केस था। तो अपने केसेस जरा डिफिकल्ट होते हैं लेने, तो आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अपना केस सामने, फैमिली का केस हमने किस तरह लेना होता है। ठीक है, क्योंकि काफी चीजें हमें पता होती हैं, उन चीजों को हमने इग्नोर करना होता है। हमने देखना होता है एट द प्रेजेंट हमें क्या मिल रहा है उस केस में। तो अब देखें इस केस में क्या था, मैंने सवाल क्या किया पहले, क्या हुआ, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तो पेशेंट ने कहा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, उसकी वजह से ये खून निकल रहा है। तो फिर कल हॉस्पिटल विजिट किया था, डॉक्टर ने मेडिसिन नाम भी बताया, खून तो रुक गया। आज मॉर्निंग में कफ की और खून दोबारा चालू हो गया, और अब तो रुकता ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा ये। तो फिर मैंने सवाल किया कोई टेंशन इसको लेके कोई टेंशन? पेशेंट ने जो है, अब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपने वीडियो में देखा होगा कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसको इस ब्लीडिंग से कोई टेंशन नहीं थी। वो कहती मुझे बैक में मसल्स पेन हो रहा है इसकी वजह से। ये था केस, इसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। बीपी था उस वक्त 230 और 160।
अब देखें जी इस केस में क्या चीज़ है, हमें पेशेंट ने कहा है कि मुझे कफ हुई है तो उसकी बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, और पेशेंट ने कहा है कि मुझे कमजोरी फील हो रही है। ठीक है, तो कफ की वजह से जो हुई है तो उसका ये डिल्यूजन है कि कफ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कि कफ हुई है तो उसकी वजह से ये ब्लीडिंग आ रही है, हालांकि उनका बीपी आई है। तो यहाँ पे हमने एक रूब्रिक लिया है, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। फिर पेशेंट ने कहा कि मुझे कमजोरी फील हो रही है, तो इस पे हमने दूसरा रूब्रिक लिया है, डिल्यूजन पुअर। फिर पेशेंट ने बात भी की कि कल मैंने हॉस्पिटल विजिट किया और मेडिसिन ली। ठीक है, तो ये क्या है, टॉकिंग बिजनेस ऑफ। टॉकिंग बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेशेंट पूछ रहा है ये क्यों हो रहा है, मैंने सवाल किया कि इसकी वजह से तुम्हें क्या टेंशन है, तो कहते हैं मसल पेन है। अब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके पेशेंट को ब्लीडिंग की टेंशन नहीं है, उसको टेंशन है कि जो उसकी वजह से उसको पेन स्टार्ट हो गई है ना, उसको वो टेंशन है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूब्रिक लेंगे, रोहन साहब आप बताएं जरा। एंजाइटी पेन। हाँ जी, एंजाइटी पेन। तो फिर पेशेंट ने एक और बात की, ये क्यों हुआ ऐसा, लाइट डिजायर। नहीं ये क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यूरियस है पेशेंट एंजाइटी जानना। डार्क में। ये ये है क्यूरियस, क्यूरियस। पेशेंट ओके। जानना चाहता है कि हुआ क्यों है, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है, इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई है। ये है क्यूरियस है, वो क्यूरियोसिटी है उसकी। जो आप बात कर रहे हैं ना अपना लाइट डिजायर, लाइट डिजायर तो बंदा कहता है ना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे मैं ठीक हो जाऊं, या इस तरह की बात करेगा ना, वो लाइट डिजायर में आएगा। ये जो है क्यूरियोसिटी है कि पेशेंट जानना चाहता है कि मेरे साथ ये इशू आया है, ये जो मसला आया है ये क्यों आया है। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक्स सही। जब हमने लिए तो हमारे पास मेडिसिन आ गई फास्फोरस, और फास्फोरस 30 की 3 डोजें दी, तो पेशेंट जो है बिल्कुल स्टेबल हो गया, और ब्लीडिंग भी रुकी, और बीपी जो है ना 4th डोज पे जाके ना फॉल करना शुरू हुआ। फिर आफ्टर 10 मिनट्स ना 140/90 पे ब्लीडिंग भी रुकी, और 140/90 पे जो है ना बीपी भी आ गया पेशेंट का। और फिर मैंने माशाल्लाह। 1 महीने के बाद इनका सीटी स्कैन करवाया था, ये मेरी मदर का केस था, ब्रेन की सीटी करवाई थी और बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई उसमें इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी ये इस केस को 1.5 ईयर हो चुके हैं, तो अभी तक बिल्कुल कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ये था हमारा आज का केस। तो माशाल्लाह। आज जो है ना इसमें कोई चीज पूछनी है आप तो पूछ लें। केस की समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, देखें इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो रही है लेकिन पेशेंट जो है वो अपनी पेन की बात कर रहा है, तो हाँ मुझे नहीं समझ आई फिर इसकी वजह से एंजाइटी पेन का हम रूब्रिक क्यों लेंगे, कुछ और सूटेबल रूब्रिक नहीं नहीं होगा देखें, इसके लिए? आप देखें ना, आप पेशेंट को इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो उसका बादर नहीं है। आप उससे पूछा है तो आपको इसकी वजह से क्या मसला आ रहा है, वो कहते हैं जी पेन। आप देखें जो पेशेंट आपके पास लेने के लिए आया है ना, आप जब तक वो चीज नहीं देंगे ना उसको, आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब वो कंप्लेन पेन की कर रही है, ब्लीडिंग की यस। उसकी कंप्लेन ही नहीं की। आपने मेंटल स्टेट उठानी है पेशेंट की, आपने उसका फिजिकल नहीं लेना, मेंटल यस। स्टेट उठानी है। उस वक्त उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसको टेंशन क्या है इसकी वजह से, उसको इस वक्त इतनी ब्लीडिंग में क्या टेंशन थी, पेन हो रही है मुझे, मसल पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है। आपने बेसिकली ये केस देखा नहीं ना, मैंने अपने ग्रुप में ये डाला हुआ है, ये केस आज ना सुबह मैंने पोस्ट किया था। तो मैं डॉक्टर साहब आपको इंडिविजुअल भेज दूंगा आपको ना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। और कोई चीज पूछनी है किसी ने इस केस के मुतालिक? सही। आप साहब आप बोलें जरा, आपने देखा था ये केस? हाँ जी, मैंने देखा था सुबह। तो असल में मुझे ना चूंकि सफर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, सम टाइम आवाज का थोड़ा सा मसला बनता है। ठीक तो है। ये केस मेरे ख्याल में आपने पहले जो है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जो है ना प्रेजेंट किया इंटरनेशनल था। में शेयर हुआ हाँ है। इंटरनेशनल पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन हाँ अपने जी, स्टूडेंट्स को तो पढ़ाना है ना मैंने। इमरजेंसी कंडीशन में हमने पेशेंट को सही कैसे सही। डील करना है होम्योपैथी में। ठीक है,
तो समझ आ गई आपको इसकी? सर आवाज नहीं आ हेलो। रही आपकी। समझ आ गई आपको इसकी? हाँ जी, उसमें जो है ना, एक थोड़ा सा उसमें जो है ना वो क्लियर कर दें कि ये सम टाइम जब भी ब्लीडिंग होगी जी तो जी। हमने उसमें जो रुब्रिक यूज करना वो इंजरी के यूज करना। नो 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 नो, अब ब्लीडिंग ओहो। हुई किस वजह से है? अब कॉज देखनी है ना, हमने एडेप्टेशन देखनी है केस की। वो खांसी डिल्यूजन की वजह से हो गया। इंजरी नहीं देखनी। अब देखें, पेशेंट कह रहा है मुझे खांसी की वजह से हो रही है, हालांकि उसका बीपी हाई है। हमने वो चीज नहीं ली। अब जो ठीक। पेशेंट बात कर रहा है ना, हमने उसको लिया है। उसका डिल्यूजन है कि ये खांसी की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ ठीक हो पे गया, हमने रुब्रिक लिया है, ठीक हो डिल्यूजन है गया। पेशेंट का कि मैं इंजर्ड हुआ हूँ, मेरी ब्लीडिंग हो रही है। किस वजह से इंजरी हुई है? खांसी की वजह से। ठीक है, ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड हमें रेफरी में रुब्रिक मिलता है। ड्यू टू कफ। नहीं 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 नहीं, ड्यू टू कफ नहीं। आप फिजिकल पे नहीं काम कर रहे, सही आप सही। माइंड पे काम कर रहे हैं, इसलिए अपने माइंड का रुब्रिक लेना है यहाँ पे। माइंड का। जब भी आप ठीक है, माइंड मेथड से काम करते हैं ना, तो दो चीजें आपने। ठीक है, डिल्यूजन मतलब यूज करना होता है। सही। आप अभी भी आप सब मेरी बात नहीं समझे। अब एक बंदा कहता सर है जी डिल्यूजन एक बंदा कहता है डिल्यूजन यूज नहीं करना होता। एक बंदा कहता है जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ये ब्लीडिंग शुरू हुई है। वहां पे तो हम लेंगे एलिमेंट इंजरी एक्सीडेंट वाला रुब्रिक लेंगे। ठीक है, सही। अब इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बीपी हाई हुआ है जस्ट, और उसके वजह से। लेकिन पेशेंट के ज़हन में कौन सी बात बैठी हुई है कि मैंने खांसी की है, उसके बाद ये ब्लीडिंग शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा, खांसी के साथ हम उसमें मेडिसिन का भी तो थोड़ा सा पेशेंट वर्जन दे सकता है ना कि वो मेडिसिन की वजह से हुआ। नहीं नहीं नहीं, आप अभी तक आपने केस मेरे ख्याल से देखा ही नहीं है। आप दोबारा केस देखें, अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे बताएं। सही। ठीक है। अफजल साहब ठीक। डिलीरियम जी में जी। जा रहे हैं। जी जी। अच्छा जी, दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा जो है ना, पोटेंसी सिलेक्शन का, ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। इस पे जो है ना हर डॉक्टर का अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई स्पेसिफिक फार्मूला, कोई बुक नहीं है इसमें जो हम कहें कि इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ डॉक्टर्स का, और कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपसे। तो उसमें देखें, जब भी हमारी रेमेडी सिलेक्ट हो जाती है तो पेशेंट अगर टॉर्पर कंडीशन में है, अब पहले आपको समझना है कि टॉर्पर क्या होता है। रुहान साहब आप बताएं, टॉर्पर कंडीशन बताएं जरा। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। हाँ जी बिल्कुल, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। फिर डिल्यूजन पुअर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये बताएं जरा। डिल्यूजन पुअर से कैसे आवाज डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है नहीं, आवाज? आवाज जो है ना कट जाती है, कट गई है। हाँ, अभी आ रही है। आ रही है, ठीक है। ये मैं पूछ रहा हूँ कि अपना डॉक्टर फरीदा से बता रही थी कि मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस को टॉर्पर कहते हैं, तो फिर इसको डिल्यूजन पुअर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बता सकता है कोई? डॉक्टर रुहान आप बताएं। आवाज आवाज हेलो, सर आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही काफी देर से। अभी आ रही है आवाज? हेलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, मतलब आ जाती है फिर कट जाती है, और अभी आ रही है फिर बीच में कट जाती है। अच्छा, अभी मैं जो है ना पोटेंसी पे बात करना चाह रहा था कि पोटेंसी का जो एक्सपीरियंस अब है ना। कम होगी आवाज। कम हो गई आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी। सलाम। इकबाल साहब अपना ऑफ कर दें, अपना माइक ऑफ कर दें आप भी। तो अभी केस की तो समझ आ गई। अभी हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी की सिलेक्शन। जी, आवाज आ रही है मेरी ना? जी अब आ रही है सर, ठीक आ रही है अब। ठीक है, माइक ऑफ कर दें अपना। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पे। ठीक है, तो पोटेंसी की सिलेक्शन हमने किस तरह करनी है। पोटेंसी जो है वो
किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि किस तरह सेलेक्ट करनी है, कि ये डॉक्टर्स का अपना सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ लोग शेयर करते हैं। तो आज मैं आपको एक पेटेंट तरीकाकार बताता हूँ पोटेंसी का। पेशेंट मैंने कहा बताया कि पेशेंट जब टॉर्पर कंडीशन में होता है, टॉर्पर कंडीशन क्या होती है कि बंदे को में वीकनेस इतनी ज्यादा होती है, ना वो बैठ सकता है ना लेट सकता है सही तरीके से, बिल्कुल बहुत ही नाइफ हो चुका होता है, उसको कहते हैं हम टॉर्पर कंडीशन पेशेंट की। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन में हमारे पास पेशेंट है कोई, उसकी जो भी रेमेडी सेलेक्ट हुई है उसको हम बिल्कुल लो पोटेंसी यानी 6C में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी कुत मुदाफत पहले ही बहुत ज्यादा कम है, उसको हम हाई पोटेंसी नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसको हम 6C से स्टार्ट लेंगे। तो फिर उसके बाद जो बंदा स्टेबल है, कुछ नॉर्मल है कंडीशन उसकी, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है, तो उसको हम 30 से स्टार्ट लेंगे। और जिसकी कुत मुदाफत बहुत ही बेहतर है और जो है क्या कहते हैं उसको फिजिकल उसको इशू आ रहे हैं, बाकी उसको इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है, तो उसको हम 200 भी दे सकते हैं पोटेंसी। ठीक है, तो फिर आगे देखना होता है, जब हमने एक पोटेंसी सिलेक्ट कर ली, मिसाल है 6C कर लें, सिलेक्ट कर ली 6C हमने दी, उस जब तक वो खाता रहा पेशेंट, उसको रिजल्ट आया, बाद में वो फिर कंप्लेन उसकी आनी शुरू होगी, तो फिर इसमें हमने पोटेंसी को रेज करना होता है। फिर 6C से आप 30 में जा सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर 30 में ये इशू आता है तो फिर हम नेक्स्ट आगे 200 में जा सकते हैं। इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से जो है पोटेंसी आपने बहुत हाई नहीं करनी। और जो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, उसमें हमेशा लो पोटेंसी 6C का ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मैं आपको बताता हूँ, जैसे हर्निया का केस है, हर्निया के केस में आप 6C का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल चेंज होती है बॉडी के अंदर। एम्ब्लाइकल सॉरी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो आपकी एब्डोमेन कैविटी को फाड़ के बाहर आ रही होती हैं, या इंग्वेनल होता है, तो उसके बाद जो है ना वो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी में, उसमें भी हमने लो पोटेंसी यूज करनी होती है। जहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंज आया, यहाँ पे बिलिरुबिन किसी का बढ़ गया है या किसी का कोई इशू आ रहा है, पैथोलॉजिकल इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे हमने जो है छोटी पोटेंसी इस्तेमाल करनी होती है। और नेक्स्ट बात ये है कि अगर किसी की माइंड सिम्टम बहुत ज्यादा हैवी हो एज कंपेयर टू फिजिकल, उसको बहुत ज्यादा सता रही हो, तो वहां पे हम जो है डायरेक्ट हाई पोटेंसी में जाएंगे, ताकि माइंड सिम्टम उसकी कवर हो, वो हाई पोटेंसी से होंगे, वो कभी भी लो से नहीं ठीक होगा पेशेंट। फिर उसके बाद आपकी वेल सिलेक्टेड रेमेडी जो है, जब काम आपने 6C दी, 30 दी, 200 दी, 1M दी, 10M दी, CM दी, लेकिन आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए, लेकिन केस को आपने बार बार भी रेप्टराइज किया, दोबारा केस चेकिंग की आपने, लेकिन रेमेडी वही आ रही है आपकी, तो फिर आपने 6C को भी छोड़ देना है, आपने LM पोटेंसी में आ जाना है। तो LM आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी उसमें, जहाँ पे वेल सिलेक्टेड रेमेडी मुख्तलिफ पोटेंसीज में फेल हो जाती है ना, वहां पे आपने नीचे फिर आ जाना है, LM पोटेंसी में आ जाना है। अब मैं अभी आपको बताऊंगा LM पोटेंसी का यूज आपने कैसे करना है। डॉक्टर रोहान साहब ने एक दिन पूछा भी था, तो शायद मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो आज मैं रोहान साहब आपको भी ये बता देता हूँ और तमाम स्टूडेंट्स को। जो LM पोटेंसी है वो आती है ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में आती है। आपने 120 ml वाटर का लेना है, डिस्टिल वाटर का 120 ml डिस्टिल वाटर वाली बोतल लेनी है, उसमें पानी डालें डिस्टिल वाटर, उसमें 3 ग्लोब्यूल्स जो हैं वो अब LM पोटेंसी के डाल के उसको सक्सेशन करें, उसको 10 झटके देने हैं आपने। ठीक है, तो उसके बाद उसमें डाइल्यूटल के 5-10 कतरे जो है ना, या रेक्टिफाइड स्पिरिट के 10 कतरे आपने डाल देने हैं, ताकि वो आपकी मेडिसिन जब तक इस्तेमाल होगी वो खराब ना हो, ये एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, तो अब देखें अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमने। इसको जो है 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो वाटर। तो इसको दोबारा जब आपका पेशेंट आएगा उसको आपने बताना है कि जब आपकी इस बोतल में 2 चम्मच पानी बकाया रह जाए तो फिर आपने दोबारा आना है हमारे पास, फिर उसमें 3 ग्लोब्यूल्स आपने मजीद ऐड करने हैं, फिर वाटर आपने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके वाटर फिल करके 120 ml तक
बाकी 2-3 या 10 ड्रॉप्स आपने रेक्टिफाइड स्पीड या जो है डाइल्यूटल के डाल के ना आपने इसको देना है। ठीक है रोहन साहब, आपको समझ आ गई आपने कि एलएम पोटेंसी का यूज हमने किस तरह करना है? जी सर बिल्कुल आ गया सर, थैंक अब यू। जो है एलएम पोटेंसी जो है ना, एलएम पोटेंसी जब भी आपके पास आए केस आए स्किन का, तो आप एलएम पोटेंसी में जाएं, उसमें एग्रावेशन के चांस बहुत कम होते हैं। आपका जो है केस अगर 30 में भी समटाइम आप सल्फर दे देते हैं मिसाल है, तो एग्रीवेट कर जाती है पेशेंट्स को। तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है एलएम देती है आपको। जब स्किन केसेस में आप हमेशा एलएम को कोशिश करें कि एलएम पोटेंसी यूज करें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक सवाल आया था, मैं इंटरनेशनल पे पढ़ा रहा था, वहां पे एक सवाल आया था हमारे पास कि आप डॉक्टर साहब आपने कहा है कि स्किन केसेस में अगर एलएम पोटेंसी यूज करनी है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि अगर माइंड सिम्टम वेरीज कर रहे हो, ज्यादा माइंड सिम्टम पेशेंट को ज्यादा तंग कर रहे हो, तो वहां पे हमने बात की थी कि हाई पोटेंसी देनी है पेशेंट को। तो ये बात जो अभी जो, लेकिन वहां पे सवाल ये आया था कि अगर स्किन केस हो लेकिन उसके माइंड सिम्टम बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हो, तो फिर क्या करना है? तो इसका जवाब ये है कि वहां पे स्किन केस है तो एग्रेवेशन के चांस होते हैं, तो इसलिए आपने 6C में ही जाना है, सॉरी एलएम में ही जाना है, एलएम में ही जाना है। बेशक उसके माइंड सिम्टम जो है ना हैवी हो रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो आपने एलएम में ही जाना है ताकि एग्रीवेशन के चांसेस कम से कम हो। जब स्किन केसेस में एग्रीवेशन हो जाती है तो पेशेंट पता है डॉक्टर को छोड़ जाता है, दूसरे एलोपैथ के पास चल जाता है, उसको नहीं पता ये रिकवरी का प्रोसेस है, ऐसे रिकवरी होगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है एलएम दें, तो एलएम से ही पेशेंट आपका बेहतर होगा। तो उसमें कोई मसला नहीं, आप 2 दिन में 2 मरतबा भी दे सकते हैं, 3 मरतबा भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट जो है मैं बात करता हूं कि सॉरी डॉक्टर साहब। जी 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 जी, यहाँ से मुझे पूछना है कि आपने कहा कि ये पेशेंट जो है एलएम में 2-3 दफा भी उसको दिन में दे सकता है, जी जी लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों तक हम एलएम पोटेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, ये देखें ना, ये बात सवाल आपका ठीक है। अब देखें कि एलएम पोटेंसी जो है ना, कभी भी वो सिम्टम जैसे आप 30 देते हैं ना, तो काफी लॉन्ग टाइम तक आप देते हैं, तो वही सिम्टम की प्रूविंग शुरू होनी, बॉडी में आनी शुरू। अगर तो आपकी सिमिलम है तो वो तो प्रूव नहीं करेगी, वो आपको रिकवर करेगी। अगर सम टाइम होता है गलती के चांस होते हैं, इंसान मुकम्मल तो नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। आपकी अगर सिमिलम नहीं है, सिमिलर रेमेडी है, तो फिर वो जो है ना प्रूविंग करना शुरू कर देती है। तो ये लॉन्ग टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका पेशेंट ठीक नहीं होता है। इसमें कोई प्रूविंग वाले नहीं कंडीशन आती कि वो आपकी बॉडी के ऊपर प्रूव होना शुरू हो जाए। यही इसका जो है मोटो है, यही इसकी सुपेरियरिटी है एज 30 और इसके इसके मुकाबले में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जी। मुझे एक और बात पूछना थी। जी जी आपने बोले कहा कि वो एलएम पोटेंसी जब उसको रेडी करके देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि 2-3 चम्मच बाकी रह जाएं तो आप वापिस आएं। जी जी अच्छा सॉरी सर, यहाँ से मुझे बात नहीं पता चली कि फिर जब वो वापिस आता है, फिर जी जी हमने उसी उसकी बॉटल के अंदर कैसे करना है प्रोसीजर? वो ऐसा है, फिर नेक्स्ट जो है ना आपने 3 ग्लोब्यूल्स मजीद ऐड करने हैं उसमें। 3 जी ओके। ग्लोब्यूल्स एलएम पोटेंसी जो आप दे रहे हैं उस पेशेंट को, वो ऐड करने हैं। दोबारा से 120 ml वाटर फिल करना है, उसमें सक्सेशन करनी है। और जो है ना डाइल्यूटल या रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है ये ना, कि मेडिसिन आपकी, क्योंकि वाटर में जो है ना पता है आपको बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो है ना वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, चाहे जितना भी शफाफ क्यों ना हो पानी आपका, डिस्टिल क्यों ना हो, लेकिन ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब आप उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट या डाइल्यूटल के साथ मिलाएंगे तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव वहां पे काम करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब? तो जो आपने कहा कि सक्सेस जी थैंक यू, जो सक्सेशन करना है वो भी दूसरी दफा भी 10 टाइम्स ही करना है? हाँ जी, पेशेंट को भी आपने कहना है कि जब भी आपने पीना है इसमें से इसको सक्सेशन करके आपने लेना है। ठीक है, तो फिर आगे इशू एक और बात बता दूं। अब आपने 2-3 दफा दिया तो पेशेंट में थोड़ा सा कोई इशू आया, एलएम में भी आ सकता है, फिर उसमें आपने क्या करना है? ये वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल पे हमें सवाल आए थे, वो हम आपको पहले से ही आपके सवाल के बगैर जवाब दे रहे हैं इसको। वहां पे सवाल ये आया था कि एलएम में भी सम टाइम होता है कि कुछ ना कुछ इशू आते हैं,
तो फिर उसको हमने किस तरह सॉल्व करना होता है, उसको ऐसे सॉल्व करना होता है। अब जो बॉटल जो 120 ml की बॉटल है जिसमें हमने ये 3 ग्लोब्यूल्स डाल के तो रेक्टिफाइड स्पिरिट बना के ये दिया हुआ है उसको, अब उसमें से 1 चम्मच पानी लेके आधे कप पानी में वो मिक्स करके और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा ये हमारा, उसको मजीद डाइल्यूट करके फिर उसकी डोज फिर 3-4 टाइम नहीं रखनी, फिर 1 दफा कर देनी है या 2 दफा कर देनी है दिन में, जहां पे पेशेंट की एडजस्टमेंट होती है वहां तक उसको उस लेवल पे लेके आना है हमने। डॉक्टर फरीदा आपको समझ आई इस बात की? जी थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये जो सक्सेशन है जी ये जी पेशेंट ने कितनी दफा करनी है? एक दो एक ही दफा दफा कर ले, उसने 2-4 दफा कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर सक्सेशन दफा करने नहीं, से हर दफा नहीं। नहीं, जब भी लेना है सक्सेशन करनी है ओके उसने। डॉक्टर। अच्छा हर नहीं डॉक्टर नंबर साहब, ऑफ हर दफा उसने डोज लेते हुए उसने सक्सेशन करनी है, या जब एक दफा हमने उसको मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करके दी, एक दफा उसे सक्सेशन करनी है या एवरी टाइम जब वो डोज लेता है? एवरी टाइम पेशेंट सक्सेस करे तो एवरी इशू टाइम नहीं, करनी एवरी होती है। टाइम करनी है आपने तो जी कर दी, थैंक यू। एक दफा सक्सेशन कर दी, लेकिन एवरी टाइम आपने सक्सेशन करनी है। जी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कोई किसी ने बात पूछनी है? सक्सेशन भी ऐसे करनी है कि ऊपर से नीचे तक हिल जाए। हाँ, अब देखें थैंक ना, यू जी अब थैंक मैं बताता हूँ आपको, अब आप जो मेडिसिन बनाते हैं अपने ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ही बनाते हैं, तो कोई बता सकता है इसको कैसे बनाना होता है? किसी ने बताया आज तक कैसे बनानी है आपने मेडिसिन? कोई डॉक्टर बता सकता है कि कैसे बनानी है? जी डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं हम, एक ड्रम अगर जी जब वो मैं लेते हैं बताऊं। ग्लोब्यूल्स। जी प्लीज। हाँ डॉक्टर फरीदा आप बताएं, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे। सर मैं आप जी डॉक्टर साहब, एक ड्रम ग्लोब्यूल्स लेते हैं, उसमें 7-8 ड्रॉप्स जो मेडिसिन के डालते हैं, फिर वही सक्सेशन करते हैं कि वो अच्छी तरह से वो सारे ग्लोब्यूल्स पे लग जाए, तो ये इसी हिसाब से फिर चेंज होती है। जब 2 ड्रम लेते हैं या 4 ड्रम्स लेते हैं ग्लोब्यूल्स के। अच्छा जी, डॉक्टर रुहान आप बताएं। सर मैं तो रेडियोनिक पे बना लेता हूँ। जी ठीक है, वो एक अलग इशू है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, रेडियोनिक हर बंदा नहीं यूज करता। तो अब अपना इकबाल साहब बैठे जब हैं, जब इकबाल साहब आप बताएं आप कैसे बनाते हैं? सर मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता 6C, लेकिन नहीं लिक्विड फॉर्म में एलएम भी आती नहीं 6C की बात नहीं कर रहा, आपने कोई भी पोटेंसी जी। बनानी है, आप ग्लोब्यूल्स के अंदर मेडिसिन डालेंगे, एक बॉटल होगी या जो भी होगा, ग्लोब्यूल्स के अंदर मेडिसिन डालनी, उसको आगे तैयारी कैसे करनी है, जैसे मैंने एलएम का बताया ना, इसी तरह इस तरह 30 की पोटेंसी या जैसे भी 200 है, जो भी बनाना है वो एक तरीकाकार है, वो मैं बताता हूँ आपको, आप बताएं कैसे बनाते हैं मुझे। सर ऐसे जैसे रिवायती तरीका पहले है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, आपने बॉटल के अंदर मिसाल है ग्लोब्यूल्स डाल लिए, ठीक है, उसके ऊपर मिसाल है आपने आधी बॉटल कर ली मिसाल, उसके ऊपर 10 ड्रॉप्स आपने डाले, अब आपने पहले तो सक्सेशन करना है उसे ना, इस तरह झटके देने हैं, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग, ऐसे हो गया, फिर इसको बॉटल को रोल करना है, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है ताकि हर एक ग्लोब्यूल के साथ आपकी मेडिसिन टच हो जाए, इसे कहते हैं रोलिंग एंड ट्विस्टिंग, ये मेथड है इसको बनाने का, ताकि एक आपने दिन में 3 डोजेस देनी है, जो सिंगल रेमेडियन है उसने एक डोज से भी काम चलाना होता है, समटाइम 3 डोजों से भी काम चलाना होता है, तो जब तक अगर आपका एक ग्लोब्यूल भी टच ना हुआ तो वो आपकी डोज नहीं होगी, हमने तो बार बार रिपीट ही नहीं करनी होती मेडिसिन, तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, आप उस बोतल में डालते हैं, 10 ड्रॉप डालें आपने, पहले आप उसको ट्विस्टिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, वो रोलिंग होगी, तो आपकी मेडिसिन सर मुकम्मल सही 10 तरीके से तैयार हो 10 जाएगी। ड्रॉप किसके डालने हैं? 10 जरूरी नहीं है, आपने जितनी मेडिसिन बनानी है ना, ग्लोब्यूल्स की बात कर रहा हूँ, या डिस्किट्स पे आप सर करते हैं कौन जैसे, सी मेडिसिन के डालना है? 30 के डालनी है, एलएम के डालने हैं? नहीं एलएम तो आपने वाटर यूज करना है ना, उसका तो तरीका कार रहता है, ये दूसरी पोटेंसीज की बात कर रहा हूँ, 30 होगी, एलएम 200 30 होगी, भी, एलएम एलएम सर तो वैसे एलएम भी क्या लिक्विड ग्लोब्यूल्स फॉर्म में में भी आती है? लिक्विड में भी आती है, लेकिन वो आपने आगे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करके जैसे मैंने तरीका बनाया है ना, बताया है ना, तो वो वैसे ही देनी है आपने। आप जो कमाल बना रही है वो लिक्विड फॉर्म में बना रही है, बाकी दुनिया भर में तो सारे ये ग्लोब्यूल्स फॉर्म में मिल रही हैं। फिर यहाँ पे एक और तो इनको अगर ड्रॉप्स अगर ज्यादा डाल दें तो क्या मसला बनता है? कोई मसला नहीं है, आप कम से कम दवाई इस्तेमाल करें, जहाँ तो जो आपने ग्लोब्यूल्स आपके अच्छी जो है तरह ना, अगर डिप हो जाते हैं हाँ
तो कोई इशू नहीं है, चाहे वो 2 ड्रॉप से हो जाए 3 से हो हाँ। जाए, ये आपने देखना है। असल में ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप मेडिसिन की मिकदार ड्रॉप्स अगर ज्यादा डालें तो उसमें ये है कि वो अच्छी तरीके से डिप हो जाते हैं, उनको जर्स लगाने की या उनको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, आप मिसाल है क्लिनिक्स में नहीं। सम टाइम ऐसे होता है कि आपने प्रिपेयर करके रखी होती है पोटेंसीज, आपने इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स को प्रिपेयर करके रखा होता है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये है, इस तरह भी होता है। उसमें होता है ये है ना कि आपने ग्लोब्यूल्स, आप पूरी बोतल में ही आपने 10 कतरे डाले तो आपकी इतनी बड़ी बोतल तैयार हो जाती है, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा चीप और बहुत ही आसान तरीका है, पहले से तैयार है, उसमें से पेशेंट आया, एक ग्लोब्यूल उसकी रेबडी निकली तो एक ग्लोब्यूल उठा के देंगे, उसकी जुबान पे रखेंगे, फिर दूसरी डोज, तीसरी डोज, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब ड्रॉप, अब जब डायरेक्ट पेशेंट को ड्रॉप देंगे तो कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, वो डॉक्टर साहब इतने कड़वे हैं, ये है वो है, बस ये चीजें भी देखनी होती हैं, हमने हर चीज को कवर करना होता है। और डॉक्टर साहब एक और बात, जी 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 एक और बात है डॉक्टर साहब, जैसे अभी डॉक्टर अफजल साहब ने बात की है कि अगर हम उसको ज्यादा ही वो डाल दें ड्रॉप्स, सपोज ये 1 ग्राम की अगर लेते हैं कोई पैकिंग और उसके अंदर डालते हैं हाफ, वो डाल दे मेडिसिन, हाफ डाल दे ग्लोब्यूल्स, तो समटाइम्स ग्लोब्यूल्स जो हैं वो डिसॉल्व भी हो जाते हैं, तो इतना ही लिक्विड जैसे हमें डालना है जितना कि वो ग्लोब्यूल्स एब्जॉर्ब कर सके। हाँ, प्लस एक तो ठीक बात हो गया। एब्जॉर्ब हो जाए, तो दूसरी बात ये कि वो तमाम ग्लोब्यूल्स जो है ना उसमें वो मेडिसिन मेडिकेटेड इफेक्ट जो है वो पहुंचना चाहिए। जी डॉक्टर शर्मा, आप क्या कह रही हैं? जी इसके लिए भी डॉक्टर साहब फिर जो हमारे वो टीचर्स कहते हैं कि सक्सेशन वाले में तकरीबन जो है ना वो 10 जेक्स जो है ना वो लाजमी लगाने चाहिए अगर उसको आपने चाहिए। जी जी जी, और कोई बात पूछना चाहता है तो और बताए, किसी को कोई इशू है तो पूछ ले। एक तो डॉक्टर डॉक्टर शर्मा की रेपुटेशन के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं? किसके बारे में? मेडिसिन कब रिपीट करनी है और कब नहीं? मेडिसिन कब रिपीट करनी है कब नहीं? मेडिसिन ऐसा है जब आपने ये देखे ना, आपने जो केस लिया कल आपने जो केस मुझे बताया था वो नक्स वोमिका वाला, वो बहुत ही सीवियर कंडीशन केस था, तो आपने नक्स 6C की कितनी डोजें दी थी उसको? 12 डोज डॉक्टर साहब, 12 डोज। 12 डोज, तो 12 डोज से आपका पेशेंट इतना 3 वहीं पे बिठा के दी थी। उस सीवियर कंडीशन से पेशेंट बाहर निकल आया। इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन आपकी काम कर रही है। अभी आपने दोबारा पूछा था कि इस पेशेंट का क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि आप उसको प्लासिबो दे दें, तो दोबारा वीक के बाद बुला लें, अगर उसको वीक के दौरान इशू आता है तो वो फौरन कांटेक्ट करे, अगर नहीं आता तो आफ्टर 1 वीक आए। ये क्यों मैंने कहा था? इसलिए कि जो मेडिसिन आपने दी थी नक्स इज अ डीप एक्टिंग ड्रग, डीप एक्टिंग ड्रग है, उसको बार बार हम रिपीट नहीं करते, अगर बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा केस खराब होगा, ठीक है। जो डीप एक्टिंग ड्रग्स हैं उनको बार बार रिपीट करने से खराब होंगे। तो अब बेलाडोना है, ये सुपरफिशियल ड्रग है, ये डीप एक्टिंग, इसका 2-3 दिन ड्यूरेशन है, इससे ज्यादा नहीं। इसको हम रिपीट कर सकते हैं, पूरा वीक भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, पूरा वीक भी दे सकते हैं अगर बेलाडोना निकल आती है। तो इसमें भी LMM भी जाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये सुपरफिशियल ड्रग है, बहुत ज्यादा 2-4 दिन बाद इसका असर खत्म हो जाता है। ये भी हमने अब नोसोड है, कार्सिनोसन ले लें आप, कार्सिनोसन अगर आपने दे दी, बार बार रिपीट कर दी, तो आपका अगर केस स्पॉइल्ड होगा तो दुनिया के किसी डॉक्टर से ठीक ही नहीं हो सकता। मैंने कार्सिनोसन से स्पॉइल्ड केस देखे हैं जो ठीक होने में नहीं आते, रॉन्ग मेडिसिन की थी। अच्छा सर। जी जी बोले। जी सर, क्वेश्चन ये है कि एक केस मैंने आई थिंक शायद आपसे भी डिस्कस किया हुआ है, या जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं उनको मालूम है कि मेरे पास ना वेरिको सील का एक केस था, तो मेल का, और प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी। उस केस को हमने एनालिसिस किया था, तो उसकी मैम ये ये बताना चाह रही हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत सारे लोगों से उसके वो हमारा सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, इसी टॉपिक पे रहे, आगे पीछे ना हो तो बेहतर है। आप क्या कहना चाह रही हैं? उस पोटेंसी की बात करना चाह रही हैं?
ओके सर, शुरू में जी पोटेंसी की बात करना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप एक क्रॉनिक केस पे काम कर रहे होते हैं, उसके दरमियान कोई एक्यूट फेज आ जाता है, जी, पेशेंट को जी। बुखार हो गया, जुकाम हो गया या दरमियान में कोई चीज आ गई, तो अब फिर आप क्या करेंगे? कोई डॉक्टर बता सकता है क्या करेंगे यहाँ पे? जी डॉक्टर साहब, क्रॉनिक में एक्यूट जब केस आता है तो फिर ये एक्यूट की सिम्टम्स लेंगे और उसी उन सिम्टम्स पे जो एक्यूट उसका जो प्रॉब्लम दे रहा है, एक्यूट सिम्टम्स पे उसकी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्यूट सिम्टम जो आ रहे हैं, फिर वही मेडिसिन आ रही है जो पहले हम उस क्रॉनिक में यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे? तो डॉक्टर साहब फिर पोटेंसी को करेंगे हम कम ज्यादा। हाँ जी, यही है। अगर क्रॉनिक केस आपके साथ चल रहा है, उसमें कोई एक्यूट फेज आ जाता है, तो आप केस टेकिंग करेंगे दोबारा। अगर उसकी रेमेडी चेंज होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी, और एक्यूट केसेस में बहुत कम जो है डोजेज से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर सेम पोटेंसी में फिर केस है आपका जो क्रॉनिक में चल रहा है आपका, तो फिर आपको उसकी पोटेंसी को चेंज करना है। अगर 30 दे रहे हैं 200 में जाना है, 200 दे रहे हैं तो आप 1 एम में जाएंगे, 1 एम दे रहे हैं तो 10 एम में जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है। ये सवाल जो है ना पहले से हुए हैं, फिर मैंने यहाँ पे तो किसी ने ये सवाल किया ही नहीं ना, तो ये मैंने सारा नोट किया हुआ था। मैंने फिर आपको समझा कि ये इशू जो आते हैं ना, उन सबको क्लियर करना चाहिए। अब बात कोई क्लियर हुई है आपको? हाँ जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने ये देखा है कि मोस्टली जब क्रॉनिक में एक्यूट सिचुएशन पैदा होती है तो मेडिसिन चेंज हो ही जाती है मोस्टली। बहुत कम है कि वो लेकिन जो है पहले से प्रेस्क्राइब जो है वो आए। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखे ना, हमने देखना है जो भी सिचुएशन आती है हमने हर एक को हैंडल करना है। चेंज हो जाती है लेकिन वही भी तो आ सकती है, फिर केस चेकिंग करें वही जी मेडिसिन भी आ बिल्कुल। सकती है। फिर क्या करना है ये जी बात बिल्कुल। भी हमारे पर स्टूडेंट्स को ज्यादा हर बेहतर अच्छा तो डॉक्टर साहब, अगर ज्यादा बेहतर तो वही होता है ना कि उसमें जो प्रॉपर उस वक्त मौजूदा तस्वीर है, जो पिक्चर है, उसको देखकर चीज जो है ना वो सिलेक्ट की जाए। यही बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम भी, मैंने भी यही बताया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब एक पेशेंट हमारा जी जी हमने पहली दफा उसकी सिलेक्शन की कोई क्रॉनिक केस की, ठीक है, ठीक जैसे मैं बता रही हूँ कि हाइड्रोसिल का केस था, ठीक है, ठीक उस है वक्त उसको कंप्लेंट्स थी, उसको पेन भी थी, ठीक है। ठीक है अब हमने दवाई सिलेक्ट कर ली, पेशेंट को दवाई दी, दूसरे ठीक है विजिट में वो 1 माह बाद आता है और वो स्टेबल है, वो मुतमईन भी है, उसका पेन भी ठीक हो गया। अब हमने उसको प्लास्पो दे के भेज दी, ठीक है। ठीक है अब जब नेक्स्ट 15 डेज बाद उसका टेस्ट करवाते हैं, उसका बायलैटरल होता है और उसमें से वन साइड उसकी क्लियर हो जाती है, अदर साइड जो है उसकी वेरिकोसील ग्रेड 3 आती है। ठीक अब है हम उसको, अब चूंकि कोई एक्यूट कंडीशन तो उसकी है नहीं, कोई एक्यूट बात है नहीं, उसी केस के लिए, उसी डिजीज के लिए वो दोबारा अब थर्ड विजिट करता है। सेकंड में हमने उसे मेडिसिन दी ही नहीं थी क्योंकि ठीक है कंप्लेन कोई नहीं। सही है। तो अब हमें क्या करना हो? अब आपने जब अब उसको हमें ये नजर आ रहा है कि अब सेकंड साइड अब पे देखे ना, मैंने लेफ्ट साइड आप लेट आई हैं ग्रुप में, मैंने यहाँ पे बात किया है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज और पैथोलॉजिकल चेंज है मैं वहाँ एंटर कोशिश करती रही। आप जो है ना उसमें एलएम में चल जाएं तो, या 6C में चले जाएं तो फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे एलएम में जाएं या 6C में जाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो आप दे सकते हैं, एलएम में जाएं तो आप उसको 2 महीने भी दे सकती हैं, 1 महीना भी, उसमें कोई इशू नहीं आता। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन जी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर 1-2 महीने में डोजेस क्या होंगी, सुबह दोपहर शाम? यूनिफॉर्म जी सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, एलएम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर कोई उससे भी इशू आता है तो फिर उसको भी डाइल्यूट करने का तरीका है कि आप जो है ना उसको फिर दोबारा 1 चम्मच उस पानी से लेके एक आधे ग्लास पानी में डाल के उसको मजीद डाइल्यूट करके दे सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है ना, वहाँ पे हमने लो पोटेंसी में जाना। सर जब हमें आता नहीं होगा तो अभी तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी डॉक्टर रुहान साहब आप बताएं, आपको जो समझ आ गया? डेंजरस मेडिसिन है, जिस तरह आपने सर, बिल्कुल। कार्सिनोसन का जिक्र किया है, इसी तरह फास्फोरस भी एक मेडिसिन ऐसी आती है कि अगर इसको इसका रेपिटेशन एक्स्ट्रा की जाए तो ये भी प्रॉब्लम इस तरह की बना देती है कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। जी जी, वो देखना होता है ना पेशेंट की कंडीशन और सिचुएशन और उसकी रिकवरी को देख के ही हमने मेडिसिन को रिपीट करना होता है। बार बार रिपीटिशन से भी केस खराब होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। डॉक्टर साहब ये मैंने भी आपसे जिक्र किया था, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट था, जी जी तो उसको 30 में 3 डोजेस दी, तो उसने जी बाद में कहा कि मुझे 80% रिलीफ हुआ है जी जी आफ्टर अ वीक। बाद ठीक में है उसने फिर कहा कि नहीं, अब मुझे वो जो है मेरी कांस्टेंट है। अच्छा, मैंने उसको कहा कि आप ना 30 में एक डोज और लें, ठीक है 2-3 दिन ले लें। 2-3 दिन उसने लिया, सल्फर का वो केस था। जी फिर जी उसने कहा कि नहीं, वो जो 80% रिलीफ था वहीं का वहीं है, फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही। फिर ठीक है। मैंने उसको कहा कि आप 200 की एक डोज लें। तो डॉक्टर साहब नहीं मुझे गाइडेंस चाहिए कि मुझे 200 पे जाना चाहिए था या फिर इससे लो पे 30 से लो पे 6 पे जाना चाहिए था? नहीं नहीं, वो देखे ना, वो आपका केस 30 से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। उसकी सिम्टम दोबारा वेरी कर रही हैं, जब तक तो उसने ली है 30 की डोजेज तो वो तो बेहतर हुआ है, कुछ ऐसी बात है ना। जी, जी, वो कहती है 80% जो रिलीफ हुआ, हाँ, फर्दर नहीं हो रहा। फर्दर नहीं हो रहा, अब वहां पे रिकवरी प्रोसेस रुक चुका है। अब जो है उसमें आपने पोटेंसी को रेज करना है और सिंगल डोज नेक्स्ट पोटेंसी की आपने दे देनी है उसको। जी, बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर हाँ, सिंगल डोज ही देनी है फिर, क्योंकि जस्ट साहब। जी, जी, हमने ना सिंगल मैंने कहा 200 की हमारी जो एक डोज लें 200 की हमारी बस। मेडिसिन कोई मटेरियलिस्टिक मेडिसिन नहीं है। हमारी मेडिसिन ने जस्ट जाके ना टच करना होता है, उसको सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है बॉडी के अंदर के ऐसे काम करती है ये मटेरियलिस्टिक डोज तो है ही नहीं हमारी, और ठीक है। ज्यादातर तो उसमें ये भी चीज देखी जाती है कि जो हमारी हाई डोज की या बड़ी पोटेंसी वाली जो रेमेडीज हैं, वो हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको चेंज करती हैं। उससे भी जो मामला जो ना बेहतर हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब मैंने बताया, जब माइंड सिम्टम आपकी वेरी कर रही हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सिम्टम हो तो फिर हाइपोटेंसी में उस वक्त जाते हैं। ये बात मैंने बता दी पहले भी। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। सही। डॉक्टर रुहाना आपको समझ आई है? डॉक्टर फरीदा आपने सर बताया 80% आराम आया है पेशेंट को जी। 30 पे, तो फिर आपने क्या वेट नहीं किया? कितने दिन तक आपने वेट किया था जब 30 आपने दी थी? जी, हाँ जी, उसको फिर मैंने कहा, उसने कहा 30 पे मैंने फर्स्ट टाइम उसको 3 डोजेस दी थी सल्फर की। उसने 1 वीक के बाद कहा कि मुझे 80% मुझे रिलीफ है और फर्दर नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको कहा कि आप 2-3 दिन सल्फर 30 की डेली में 1 डोज़ लें। उसने फिर वो लेके मुझे बताया कि नहीं, वहीं का वहीं रिलीफ जो है रुक गया है। फिर मैंने उसको कहा कि अब आप 200 की 1 डोज़ लें। अभी ये परसों की बात है, फ़ॉलो अप नहीं मुझे पता अभी। ये जो है ना, आपने 200 की सिंगल डोज बेस्ट किया है उसको, वो बेहतर हो गया, इसलिए उसने अभी तक आपसे रब्ता नहीं किया, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह सर, पूछिएगा उससे। बिल्कुल। जहाँ पे थैंक यू रिकवरी डॉक्टर। स्टॉप हो जाती जी, है ना, आपकी इंशाल्लाह। एक रेमेडी कवर नहीं कर रही होती, फिर उससे नेक्स्ट में आपको जाना पड़ता है। और जब आप नेक्स्ट 200 में चले गए फिर भी रिकवरी कुछ हुई है, मुकम्मल नहीं हुई, फिर आप 1 एम में गए, मिसाल है 10 एम में गए, 50 एम में गए, वो केस फंस गया है उधर, नहीं हो रहा। लेकिन बात यह है कि आपकी रेमेडी जो वेल सिलेक्टेड रेमेडी हो और एक्चुअल रेमेडी हो, ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन गलत हो और आप इतनी पोटेंसी बढ़ा के उसका बेड़ा गर्क कर दें, ये नहीं करना। फिर अगर यहां से नहीं होता तो फिर एलएम में आपको उसी पोटेंसी में एलएम में आप आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे आपको उससे, जी ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और ये भी था। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने जी अभी जी जी बात सर, हो मैं बोलूं? अभी बात हो रही थी कि ग्लोब्यूल्स आप बना लें उसी पोटेंसी के, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बना के हम रखेंगे तो कुछ तो कंपनीज के ग्लोब्यूल्स भी ऐसे आ रहे हैं, फिर कितनी देर तक हम बना के रखेंगे? बजाय इसके ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम एक पोटेंसी ले लेते हैं और हमने तो देनी होती सिंगल रेमेडी ने 1-2 ही डोजेज देनी होती है, तो वो उस वक्त बना के शुगर ऑफ मिल्क में
और ये उसको जैसे हम हिलाते हैं तो वो दे दी जाए, बजाय इस तरह के बना बना के ना रखने के। हमें फिर बोटल्स भी एक तो सही नहीं मिलेंगी स्टीरलाइज, फिर ग्लोब्यूल्स देखने पड़ेंगे, फिर लेबलिंग करनी डॉक्टर पड़ेगी। साहब असल ये इशू नहीं है, असल इशू ये है कि हमें हर एंगल से अपने स्टूडेंट्स को हर लिहाज से मुतमिन करना है कि किस कंडीशन में हमने कैसे काम करना है। अब एक बंदे के पास रश है बहुत ज्यादा, वो बार बार नहीं बना सकता, उसके पास अगर फास्फोरस बनी हुई पड़ी है, आर्सेनिक बनी हुई पड़ी है, वो तो उसे उठाएगा और दे देगा, ठीक है। तो हमने हर कंडीशन में, हर पहलू में, हर एंगल में जो है ना स्टूडेंट्स को मुतमिन करना होता है कि आपने किस कंडीशन में कैसे काम करना है। अगर आपके पास रश नहीं, आप बना लें, दोबारा बना लें, एक एक पेशेंट को अलग-अलग से बना दें, ये इशू नहीं है। बेसिक इशू है कि आपने रेमेडी सेलेक्ट करनी है और पेशेंट को ठीक करना है, ऑल राइट सर, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मकसद आई ये वांट टू है। ऐड समथिंग मोर। अच्छा जी सर, जी जी, मुझे सर एक एक और बात क्वेश्चन करना है। मैंने पूछना है। ये डॉक्टर जाहिद साहब का, बल्कि ये हमारा ओवरऑल ही सबकी बात है कि देखें, मतलब जाहिर है कि जो भी है कोई भी प्रोफेशन है, लोग अर्निंग के लिए बैठे हैं। अब जी चाहे जी होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो भी कुछ अर्न करने के लिए बैठा है। जब आप सीधे से ड्रॉप्स यूज करते हैं तो उसके साथ साथ ये फिर फाइनेंशियली जो है काफी बर्डन हो जाता है। लेकिन अगर ग्लोब्यूल्स बना के रखते हैं, थोड़ी सी वो मेहनत होती है, और वो ग्लोब्यूल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिक साबित होते हैं। आपकी मेडिसिन बहुत देर तक चल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं असल में यही कन्वे करना चाह रहा था, लेकिन आप बंदे की अपनी मर्जी है। बेसिक चीज ये है आपकी सिलेक्शन सही हो, फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है। आप उसी वक्त बना के दें, पहले से बने, ये इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी थी बात कि जैसे अभी यहाँ एक जी पूछा डॉक्टर साहब ने कहा कि फास्फोरस डिफेक्टिंग है, और जी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि फास्फोरस डिफेक्टिंग दवा है और इसकी भी रिपीटेशन जो है वो नुकसान देती है। जी तो मैंने जिस पेशेंट का जिक्र किया था उसकी फास्फोरस ही निकली थी, और मैंने आपको बताया भी कि सिर्फ वो 12 डोज ही उसको गई थी, उसके अलावा नहीं गई। तीसरा महीना अब लग गया है। तो अब आप कह रहे थे या 6 में, चूंकि पैथोलॉजिकल चेंज है, तो या 6 में जाने चाहिए या एलएम में जाने चाहिए। तो इसमें 6 और एलएम की जरा मुझे बता दें कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, बेस्ट क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए या एलएम होनी बेस्ट चाहिए? एलएम ही है। आप जितना देर भी यूज करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आपका केस महीने में ठीक होता है, 15 दिन में ठीक होता है, कोई इशू नहीं है। आप बार बार उसे रिपीट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 6C भी आप बार बार रिपीट नहीं कर सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, एलएम में चल जाए तो पैथोलॉजिकल चेंज या ठीक हो, फिजियोलॉजिकल ठीक, चेंज। यही अब सर। ये जो वेरिकोस वेन है, ये उसकी फिजियोलॉजिकल चेंज है, ठीक है। तो उसको सही जो है हमने कवर करना है। तो आप एलएम में चल जाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पोटेंसी और मेडिसिन के बनाने में जो है ना, वो एक टाइम था जो स्टडी में गुजरा, तो उसमें जो है ना वो हमें जो पढ़ाया गया तो उसमें ये है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल एक जार पूरे का पूरा है, तो उसमें वो 1-2 ड्रॉप भी उस सारी जो जार है उसमें मेडिसिनल इफेक्ट्स जो है ना पैदा कर सकते हैं। मतलब है तो चलो मजाक वाली बात, लेकिन यहाँ तक भी कहा गया कि एक जो टैंकी है ना, एक जो पूरे शहर को पानी फ्राहम कर रही है, उसमें अगर जो है ना शहर को पानी सप्लाई कर रही है, तो उसमें अगर गिरा दिया तो जितने भी पेशेंट है चीज कोई रियलिटी रखती है। जी अब साहब आपकी आवाज कट रही है, तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, तो किसी का कोई सवाल है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक साहब, यू सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है थैंक यू जी, सर, अल्लाह हाफिज। टाइमिंग यही थैंक रहेगी यू सर, जी सर, थैंक यू, टाइमिंग अल्लाह यही हाफिज रहेगी। अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हेलो सर। हाफिज।